हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। लास्ट टॉपिक में हमने आरबीआई का मतलब समझा था, उसके फंक्शन समझे थे। जो लास्ट जो हमारा फंक्शन था वो था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, वो रह गया था। उसमें हमें 6 सब हेडिंग करने थे। तो वो जो फंक्शन है वो हमारा क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई के ही पार्ट थे। तो हम इसी हेडिंग को लेते हैं, इसके अंदर हमारे वो सारे फंक्शन भी ऑटोमेटिक कवरअप हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के नाम लिखने से। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। Our today topic name is credit control instrument of RBI. So there are two credit controller instrument of RBI. That is your quantitative methods और दूसरा क्या है आपका qualitative method. Quantitative methods. First one is your quantitative method. Second one is your qualitative methods. When we talk about the quantitative methods, तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या आते हैं आपके, देखिए क्रेडिट कंट्रोलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई में आते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में आपके आते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका बैंक रेट, जिसे हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा, आता है रेपो रेट। तीसरा हमारा आता है रिवर्स रेपो रेट। चौथा हमारा आता है लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, पांचवा हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और जब हम क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी तरह की रेट की बात नहीं है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड में। इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा मॉरल सुजान। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, क्योंकि लिखना शायद पॉसिबल नहीं है इस मार्कर के साथ। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन ईच कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक में बात करी थी वो हमने बात करी थी कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए, जो हमने लास्ट टॉपिक अपना कवर अप किया था उसमें हमने क्या कवर किया था कि आरबीआई का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अगर मैं आरबीआई के मतलब की बात करूँ तो आरबीआई का मतलब क्या होता है, आरबीआई मतलब एक ऐसी अथॉरिटी या ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी, अगर आप बोल सकते हैं ऐसी अपेक्स बॉडी जो क्या करती है, हमारी कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, फिर हमने क्या बात की थी कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। कौन कौन से फंक्शन थे, एक तो हमारा था बैंकर्स बैंक बोला जाता है इसको। ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं इसे बैंक ऑफ इशू बोल सकते हैं, या फिर करेंसी अथॉरिटी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बताया था, इसमें क्या होती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है ये। ठीक है, तीसरा हमने क्या बताया था इसका फंक्शन, तीसरा जो बात की थी वो बात की थी बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का काम भी करता है। उसमें हमने 3 सब डिवाइडेशन करे थे उन टॉपिक का। कौन कौन सा था, एक तो हमारा था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा क्या था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और तीसरा टॉपिक क्या था हमारा क्लियरिंग हाउस। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो बात करी थी वो करी थी कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जो मैंने वहीं पे वाइंड अप कर दिया था लेक्चर। ठीक है ना, कंट्रोलर ऑफ मनी ड्यू टू सम रीजन। ठीक है ना, तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में हमने जो 5 टॉपिक की बात करी थी वो यही थे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में मैंने क्या क्या बताया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओएमओ, इन सब 6 पॉइंट्स की बात की थी वहाँ पर। ठीक है ना, 6 हेडिंग लिखी थी सिर्फ। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात कर लें क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। इन इस इंस्ट्रूमेंट में भी, ठीक है ना, जो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आरबीआई के, जिनके थ्रू क्या करती है आरबीआई क्रेडिट जो होती है, मतलब कंट्री में जो इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है उससे जो कंट्रोल करती है आरबीआई, उन मेजर्स की बात करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, इनको हमने 2 पार्ट में सब डिवाइड करा है, दैट इज योर क्वालिटेटिव मेजर एंड क्वांटिटेटिव मेजर। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव मेजर्स, तो क्वालिटेटिव मेजर्स में कौन कौन से आते हैं आपके, एक तो आपका आ गया वही जो हमने वहाँ पर बात करी थी, लेकिन वही चीज़ सेम यहीं पे यहाँ पे बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे पॉइंट्स को आपके। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर में मैं क्या क्या बात करी थी, एक तो आपका बैंक रेट, एक आपका रेपो रेट, एक आपका रिवर्स रेपो रेट, और आपका ये एलआरआर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, और हमारा 5वां ओएमओ। ठीक है, और जो हमने छठा पॉइंट लिया था मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसको यहाँ पे सब डिवाइडेड कर दिया अलग कैटेगरी में, जिसका नाम क्या है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है ना, क्वालिटेटिव मेथड में रखा गया क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की रेट मतलब किसी तरह की नंबर की बात नहीं की गई, क्वालिटी की बात की गई सिर्फ। ठीक है ना, क्वालिटी मीन्स यहाँ पे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई सिर्फ क्वालिटेटिव मेजर्स में। क्वालिटेटिव मेथड में कौन कौन से आते हैं आपके, एक तो आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है
दूसरा आपका आता है यहाँ पे, दूसरा आपका था यहाँ पे मॉडल सुजान, और तीसरा आपका क्या था सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं हेडिंग को, ठीक है। मार्कर इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, तो मैं इसे एक्सप्लेनेशन जितना अच्छी हो सके उतना आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बैंक रेटेड डिस्काउंटेड क्या होता है, देखिए बैंक रेटेड डिस्काउंटेड मीन्स होता है एक ऐसा रेट जिसपे क्या होता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। देखिए आरबीआई है एक आपको पता है, यहाँ पे हम आरबीआई कॉमर्शियल बैंक की डीलिंग की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक के काम की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, या फिर उसके क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है, उनका डिस्काउंट रेट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमर्शियल बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ती है। कॉमर्शियल बैंक लोन कहाँ से रख ले, तो कॉमर्शियल बैंक को मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है, तो वो आरबीआई से जाके पैसा उधार ले सकती है, ठीक है ना। तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, फ्री में तो देगा नहीं, क्योंकि आरबीआई को भी पैसे कमाना है, उसको भी मार्केट में रहना है, ठीक है। तो आरबीआई भी क्या करता है, लोन जो देता है वो कॉमर्शियल बैंक को, उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो आपको हमेशा ये बात रखनी है कि बैंक रेट जो होगा या फिर आपका जो डिस्काउंट रेट होगा, उसमें जब होता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन मतलब टाइम पीरियड होगा वो 6 महीने से ज़्यादा होने वाला है लोन का, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, रेपो रेट। रेपो रेट आपने बहुत सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, और इसकी वजह से लोन का रेट बढ़ गया कॉमर्शियल बैंक के। तो आज हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में पूरा का पूरा रेपो रेट का। तो रेपो रेट मतलब क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है ना। आरबीआई जब, या फिर आप बोल सकते हैं आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो कॉमर्शियल बैंक से ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेता है, ठीक है ना। और जो लोन देने वाला है शॉर्ट टर्म लोन देने वाला है, जब भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट का नॉर्मल इकोनॉमी में कैसे काम करता है, देखिए रेपो रेट मान लीजिए बढ़ गया है, रेपो रेट पहले मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, रेपो रेट मान लीजिए पहले 10% था, अब हो गया है 15%। एकदम से आरबीआई ने क्या कर दिया इस फिस्कल ईयर में क्या कर दिया, करंट फिस्कल ईयर में 15% कर दिया। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है ना, एक्चुअल नहीं पता मुझे रेपो रेट क्या है, अभी रिकॉल नहीं हो रहा माइंड में, ठीक है। तो रेपो रेट मान लीजिए 10% था लास्ट ईयर, इस फिजिकल करंट फिजिकल ईयर में क्या हो गया है, वो हमारा 15% हो गया, तो 5% से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। तो उसका नॉर्मल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा, मतलब आज कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या बोलेगी, पब्लिक को लोन देती कॉमर्शियल बैंक भी तो लोन देती पब्लिक को, ठीक है। जैसे आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगी। तो पब्लिक को क्या बोलेगी, वो पहले उसका मान लीजिए रेट चला तो 12% है, वो बोलेगी हम 12 से सीधा 5% बढ़ा के 17% इंटरेस्ट रेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, रेपो रेट ने सीधा सीधा पब्लिक की जो डिमांड है उसको भी असर कर दिया, क्योंकि डिमांड पर कैसे असर करा, मान लीजिए पब्लिक लोन ही ले सकती है, तो पब्लिक अपने बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगी, बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगी तो लोगों की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। डिमांड कब बढ़ती है, जब हमारे क्या हो रही है कि सप्लाई तो भरपूर हो रही है, लेकिन हमारे पास मनी बहुत ज़्यादा है। अब लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस सेटअप कैसे होगा, कैसे वो अपनी डिमांड रेस कर पाएंगे। तो इसलिए रेपो रेट जो सीधा का सीधा हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। रेपो रेट कोई भी रेट, हमारे बैंक रेट हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है वो सारे के सारे हमारी इकोनॉमी में डायरेक्ट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। अगर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई हमारी इकोनॉमी में हमेशा ही रहती है, तो वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकता है किसी एक बंदे के लिए ठीक हो, ठीक है, जिसके पास सरप्लस है, पैसे अत्यधिक मात्रा में, तो उसके लिए तो ठीक है, उसके पास क्वांटिटी है, उसके पास इनफ पैसा है, इनफ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो खर्च कर सकता है। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन है, तो वो कैसे खर्च करेंगे, जो पहले रिक्शा के लिए 10 रुपीज़ भी खर्च नहीं कर देता है। रिक्शा की वैल्यू मान लीजिए, या किसी फ्रूट की वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, एक कॉमन आइटम लेता है, आइसक्रीम की वैल्यू 10 से 15 होता है, तो उसको कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बिलो पॉवर्टी लाइन का भी सोच के चलना होता है। हमें इन द सेंस यहाँ पे हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को और गवर्नमेंट को बिलो पॉवर्टी लाइन का भी सोचना होता है। इसलिए आरबीआई अपने रेट में लगातार चेंजेस करते रहते हैं। अगर उसे लगेगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो इन सारे रेटों को बढ़ा देगी, ठीक है ना, जिससे कि मार्केट में पैसा कम पहुंचे, ठीक है ना, रेट बढ़ जाएंगे तो। और जब उसे लगेगा डिफ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट में, मतलब प्राइस तो कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा, तो वो क्या कर देगी, अपोजिट कर देगी, इन रेट्स को सबको कम कर देगी, ठीक है, इन रेट्स के क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, जिससे कि ये जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में वो कंट्रोल आ जाए, ठीक है ना, बैलेंस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाए हमारी इकोनॉमी में। अब हम बात क्या कर रहे थे, रेपो रेट की। रेपो रेट मैंने बता दिया आपको। रेपो रेट क्या होता है, जब भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन देता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट का रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक कैसे होगा, हर बार ये तो नहीं होगा कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, लेकिन उसके पास पब्लिक नहीं है, पब्लिक की डिमांड नहीं है उसके पास, या फिर पब्लिक जो आ रही है वो ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जिनके ऊपर रिलायबल नहीं कर सकती, ट्रस्टवर्दी पर्सन
नहीं है, या फिर मान लीजिए कोरोना टाइप सिचुएशन है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं, पूरी पूरी डिमांड खत्म हो चुकी है, रिसेशन आ गया इकॉनमी में, ठीक है, किसी भी तरह का बूम नहीं है, इकॉनमी में रिसेशन आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक का जो सरप्लस होता है, जो कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है जो वो लोन के फॉर्म में दे सकती है, ठीक है, उसको वो क्या करती है, आरबीआई अपने पास जमा करने को बोलती है, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा कर देगा, आरबीआई के पास ऑब्वियसली एक तो उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा वहाँ से, और ऑब्वियसली उसका जो पैसा है वो सेफ हाथों में है, ठीक है ना, आरबीआई के पास है। तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक जो एक्सेस पैसा होता है, अपना एक्सेस मनी है जो आरबीआई के पास जमा कराता है, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट देता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एलआरआर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, इसको बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलआरआर का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है, ठीक है ना। एलआरआर का जो रेशो होता है वो कौन सेट करता है, हमारा आरबीआई सेट करता है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं आरबीआई का, मतलब एलआरआर का, कि एलआरआर का रेट क्या होगा। मान लीजिए एलआरआर का जो रेट है वो 20% है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है ना। 20 से ज़्यादा ही रहता है, कभी 22 कभी 23 ऐसा रहता है ये, ठीक है ना, हर एक फिजिकल ईयर में, ठीक है। करंट का मुझे याद नहीं तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कि हमारा एलआरआर जो चल रहा है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो चल रहा है, ये रेशियो जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है 20%। तो इसमें से एलआरआर के दो पार्ट्स होते हैं हमारे, सब डिवाइडेड दो कैटेगरी में होता है। एक तो हमारा होता है सीआरआर, एक हमारा होता है एसएलआर। अगर मैं बात करूँ सीआरआर की, तो सीआरआर का मीन्स क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब हम सीआरआर की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व जो कि कैश की फॉर्म है। अगर वो कैश की बात कर रहे हैं तो कैश मतलब बैंकों की बात नहीं कर रहे, कॉमर्शियल बैंक की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अपने जो पैसा उसके पास डिपॉजिट है उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज वो आरबीआई के पास रखता है, और जो परसेंटेज वो आरबीआई के पास रखता है अपना, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई ऐसे करता क्यों है, देखिए आरबीआई भी क्या है, बैंकर्स बैंक कहलाया जाता है आरबीआई को, ठीक है ना, बैंकों का सुपरवाइजर है। तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी में कभी रिसेशन आ जाए, फिर मान लीजिए इकोनॉमी में कभी कोरोना जैसा टाइम आ गया इन केस, ठीक है ना, फ्यूचर में, बस तो अभी आएगा नहीं, ठीक है, अभी आ ही गया है, ठीक है। कोरोना जैसा टाइम अगर इन केस कभी आ जाता है फ्यूचर में, तो या फिर मान लीजिए, या फिर कोई रिसेशन हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई वार चल रही है, वर्ल्ड वार चल रही है, उस टाइम पे आपने पास हो जाता है कंट्री में, हर एक कंट्री में रिसेशन का टाइम था। तो ऐसे टाइम में लोगों का बैंकों पर भरोसा धीरे धीरे उठ जाता है, क्योंकि बैंक ऐसे टाइम पे इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली हो जाएंगे, लेकिन उनके पास डिपॉजिट था, लेकिन किसी को एज ए फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकते, क्योंकि जब कंट्री में वार की सिचुएशन है या फिर रिसेशन की सिचुएशन है, ठीक है ना, कोई इकोनॉमी में बूम नहीं आ रहा है, तो ऐसे सीन में क्या होता है कि इकोनॉमी क्या कर रही है, बिल्कुल लो लेवल पे चल रही है हमारी। तो ऐसे सीन में क्या करेगा आरबीआई, जो करता है अपने अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व रखता है, ठीक है ना, जिससे कि आगे कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आरबीआई उन बैंकों का पैसा उनको वापस दे सके, जैसे कि उनके जो कस्टमर है वो उन पर ट्रस्ट, बैंकों पर ट्रस्ट बना रहे हैं। इसलिए सीआरआर का ऑप्शन लाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा मिक्स होकर, ठीक है ना, कमेटी बैठाई गई कि ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे उनका पैसा सेव है। तो सीआरआर मतलब होता है बैंकों, जो कॉमर्शियल बैंक जो हमारे होते हैं उनका कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व के रूप में उन बैंकों को अपना आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर रेशो। और एसएलआर का मतलब होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मीन्स क्या है कि बैंकों को, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनको अपना कुछ ना कुछ पैसा, पैसे का कुछ ना कुछ, मनी का कुछ ना कुछ पार्ट, जो भी उनकी डिपॉजिट है उसका कुछ ना कुछ पार्ट उन्हें अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास 1000 करोड़ रुपीज़ आए हैं डिपॉजिट के फॉर्म में तो उनको वो 1000 करोड़ रुपीज़ पूरे के पूरे एडवांसिंग ऑफ लोन की फॉर्म में दे सके, नहीं। उनको उसका मतलब कुछ ना कुछ परसेंट, मान लीजिए 5%, 10%, या मान लीजिए 200 करोड़ रुपीज़ कुछ ना कुछ पैसा रखना होता है, उसे हम बोलते हैं सीएलआर, ठीक है ना। ये परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए 16% तो उसे 160 रुपीज़ या इतने करोड़ रुपीज़ अपने पास रिजर्व के रूप में रखने पड़ेंगे बैंक को, ठीक है। उनको वो किसी को भी उधार के रूप में, लेंडिंग के रूप में नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमने बात कर ली एलआरआर की, ठीक है ना। एलआरआर मतलब क्या होता है, जब भी आरबीआई का कुछ ना कुछ हिस्सा जो हमें रखना पड़ता है आरबीआई के पास और कुछ ना कुछ अपने पास, उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है जब भी आरबीआई को लगता है कि उसकी सिक्योरिटीज उसे सेल करनी है डायरेक्ट साइट पर। अब आरबीआई ऐसे करेगी क्यों, आरबीआई ऐसे क्यों करेगी, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगी अपनी साइट पे। देखिए कभी कभी कंट्री में क्या होता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है कम। डिमांड बहुत ज़्यादा है मतलब लोगों के पास मनी है, लोगों के पास खर्चने के लिए मनी है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है इसलिए तो, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और डिमांड ज़्यादा है, लोग 10 की चीज़ को 20 में लेने को तैयार है, ठीक है। जैसे आज की सिचुएशन है कि लोग 10 रुपये का प्रोडक्ट है उसको वो 20 में लेने को तैयार है, ठीक है ना। टमाटो या मैंगो की बात कर लीजिए कि 40 रुपीज़ किलो मिलना चाहिए तो लोग 80 में लेने को तैयार है, लोग 100 रुपये किलो में लेने को तैयार है। तो ये क्या है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, महंगाई की सिचुएशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन की सिचुएशन लाता है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना, इनफ तो है, उससे ज़्यादा भी सरप्लस अमाउंट है जिनके पास, तो वो क्या करें, ओपन मार्केट ऑपरेशन
में अपना पैसा डाल दीजिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी सेल का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई अपनी साइट पे डायरेक्ट सिक्योरिटीज को सेल करता है, इसे हम इसलिए बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट अपनी साइट पे अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। सेल का किस कंडीशन में, देखिए आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है कहीं और से, ठीक है ना। सेल का ऑप्शन भी रखता है वो सिक्योरिटीज को, और सिक्योरिटीज को परचेज करने का ऑप्शन रखता है अदर बैंक से। अब वो सेल कब करेगा, देखिए जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, जब आरबीआई के लोगों को, आरबीआई को पता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास इनफ से ज़्यादा अमाउंट है खर्चने के लिए, तो क्या करता है, अपनी साइट पर ले आता है, कोई नई नई स्कीम लाता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी सेल कराऊँ, मेरे पास पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपका पैसा सेव है और आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। क्योंकि आरबीआई की बात करें, अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई आपके शेयर से या म्यूचुअल फंड से या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर होते हैं उनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लोग रहेगा आरबीआई। तो लोग क्या करेंगे, फटाफट आएंगे कि चलिए आरबीआई से हम ये सिक्योरिटी ले लेते हैं, हम 10 लाख का ये बॉन्ड ले लेते हैं, ये सिक्योरिटी ले लेते हैं, और फिर लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो उनके पास से चला जाएगा आरबीआई के पास। और फिर जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, जो लोग 1 किलो मटीरियल, जो चीज़ें वो लोग जो प्रॉपर्टी वो 10 लाख की खरीद रहे थे, अब वो बोलेंगे नहीं हम तो 8 लाख की खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बचने के लिए ओएमओ को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें आरबीआई सेल भी करता है और परचेज भी करता है। परचेज की कंडीशन में करेगा जब मान लीजिए किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई करता है, सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है अदर कॉमर्शियल बैंक से। क्योंकि देखिए जो आरबीआई है ये भी सिक्योरिटीज को सेल करता है, प्लस हमारे जो अदर कॉमर्शियल बैंक है, अदर जो कंपनियां हैं वो भी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो वो अदर सिक्योरिटी को परचेज करना शुरू करता है डिफ्लेशन की सिचुएशन में। क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन में आरबीआई को पता है कि डिमांड तो है नहीं बिल्कुल भी, पर सप्लाई बहुत है मार्केट में, मतलब लोगों के पास बॉन्ड सिक्योरिटीज तो है बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं, परचेजर कोई नहीं है, तो परचेजर कौन बनता है, फिर आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई इस तरीके से हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई ने क्वांटिटेटिव मेजर्स जो मनी सप्लाई किया है वो लॉन्च किए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते, तो यहाँ पे हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स की, ठीक है ना, या क्वालिटेटिव मेथड्स की। अगर हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करें तो देखिए क्वालिटेटिव मेथड्स 3 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड हमारा होता है मॉरल सुजान, थर्ड हमारा होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए जब हमने लास्ट क्लास करी थी मनी मल्टीप्लायर की, तो हमने उसमें एक कॉन्सेप्ट लॉन्च बताया था कि पब्लिक जो होती है, पब्लिक एग्जाम्पल समझते हैं, पब्लिक जो है वो बैंक के पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करती है, ठीक है। अब बैंक जो है वो, उसको हमने बताया था कि LRR का कॉन्सेप्ट होता है, LRR की वजह से बैंक पूरा पैसा उधार के फॉर्म में नहीं दे सकती, उसे कुछ ना कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक 1000 में से 800 रुपीज़ जो कर रही है वो रिजर्व के फॉर्म में दे रही है, तो जो 200 जो रिजर्व रखी है उसे हम LRR बोलेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट क्या चीज़ होगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इससे अलग क्या चीज़ होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या लेने के लिए आया है, लोन लेने के लिए आया है बैंक से, ठीक है। अब बैंक के बोलते हैं कि आपके पास या तो अपनी कोई सिक्योरिटी दे दीजिए, कोई ऐसी कोलेटरल सिक्योरिटी दे दीजिए, कोई अपने शेयर्स दे दीजिए, शेयर्स का कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, बॉन्ड का कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, या फिर आपके LIC भी वैलिड होते हैं बैंक में लोन के लिए, ठीक है ना। LIC का बॉन्ड दे दीजिए अपने, या फिर अपने घर के पेपर, यूजुअली लोग क्या करते हैं, घर के पेपर या कार के पेपर फिर अपोजिट को अगेंस्ट में रख के, ठीक है ना, उनको क्लेम करके वो क्या कर देते हैं, लोन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के घर का कॉस्ट है 1 करोड़, तो वो बोलता है कि ठीक है चलिए मैं लोन ले लेता हूँ। अब उसे लोन क्या, गवर्नमेंट 1 करोड़ का रेट पेपर्स में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ का रेट है प्रॉपर्टी का, तो क्या जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होंगे वो क्या पूरे 1 करोड़ के अमाउंट दे देंगे लोन के वे में, नहीं। तो आरबीआई क्या बोलती है कि आपको अगर कोई भी पेपर्स ऐसे मिलते हैं, प्रॉपर्टी के हों, कार के हों, या कोई बॉन्ड हो, या डिवेंचर हो, या आपके कोई शेयर्स हो, या फिर आपके LIC बॉन्ड हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज होती है कोलेटरल जिसके आपके पेपर्स मिलते हैं किसी भी सामने वाले के थ्रू, ठीक है ना, जो भी लोन लेना चाहता है किसी भी प्रोटेक्टेड सेक्टर के थ्रू आपको कोई ऐसे पेपर मिलते हैं, तो उस पेपर्स की जो वैल्यू लिखी है उसको आपको पूरे पे लोन नहीं देना, उसके हमेशा कम अमाउंट पे लोन देना है। मान लीजिए कोई 10 लाख के प्रॉपर्टी पेपर लाता है, तो आरबीआई कभी भी 10 लाख का पूरा लोन नहीं देगी, उसमें से वो कम का लोन देती है। आपने देखा भी होगा कि आरबीआई 80%, आरबीआई कह रही हूँ सॉरी, कमर्शियल बैंक जो है वो 80% ही 70% लोन देता है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल बैंकों में चले जाएंगे तो 80% का लोन मिल जाएगा आपको, SBI में चले जाएंगे और कम मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट्स जो मार्जिन रखना होता है, ठीक है ना, तो इसको जो कम मार्जिन रखा था कि 10 लाख की प्रॉपर्टी थी उसकी, और उसके बदले में वो 8 लाख रुपीज़ का ही लोन दे रहा है बैंक, ठीक है ना। 10 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर में लिखा है, लेकिन वो सिर्फ 8 लाख की एज ए फॉर्म ऑफ लोन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि वो भी वो 2 लाख का जो मार्जिन रखता है, क्यों, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स ऐसे बने हुए, रूल्स ऐसे बने हुए कि हमें कुछ ना कुछ मार्जिन रखना है। और ये जो मार्जिन होता है ये भी कम ज़्यादा कर सकती है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये रूल्स, तो आरबीआई इसको कम ज़्यादा कर सकती है। आरबीआई ज़्यादा कब करेगी इस मार्जिन को, देखिए आरबीआई इस मार्जिन को ज़्यादा जब करती है जब आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अगर आरबीआई को लगा किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो वो क्या कर देगा, मार्जिन को बढ़ा देगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ ऐसा करिए 6 लाख का लोन दीजिए, ये रूल लगा देगा आरबीआई, ठीक है ना।
आप 4 लाख का गैप लेके चलिए, ठीक है ना, या फिर वो बोल देगा इतनी परसेंटेज का आप गैप लेके चलिए। मान लीजिए उसने पहले बोला था कि 2% का गैप लीजिए, 20% का गैप लीजिए, 40%, तो वो क्या करता है सीधा सीधा 50% का गैप बोल देगा कि आप 50% का गैप लेके चलिए, मतलब आप 10 लाख की प्रॉपर्टी पे सिर्फ 5 लाख का लोन दीजिए, ठीक है, या फिर आप 80% का ही लोन दीजिए सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी पे, या फिर जितनी भी आपका अमाउंट का लोन आ रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का लोन आ रहा है, ठीक है ना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक दे रहा है, आरबीआई दे रहा है, ठीक है ना, कोई भी पर्सन दे रहा है सामने वाला, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको जो लोन मिल सकता है उसका सिर्फ 80% मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक 80% कर सकता है, 90% कर सकता है कमर्शियल बैंक, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, ये मार्जिन डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा आरबीआई। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो ये जो मार्जिन होगा वो कम ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा कि 80% नहीं, आप ऐसा करिए जो मार्जिन रखिए वो 70% का रखिए, या फिर मार्जिन जो रखिए वो 30% का रखिए, 20% का रखिए, मार्जिन जो रखेंगे वो ज़्यादा रखेंगे। लेकिन जब भी अगर लगेगा आरबीआई को डिफ्लेशन की सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में, जो यूजुअली नहीं होती है क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन ही हमेशा रहती है, ठीक है, डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं अराइज हो पाती इकोनॉमी में, ठीक है। तो लेकिन किसी किसी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन भी ऐसी ज़्यादा हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड वार चल रही है, कोरोना जैसे टाइम पीरियड है, तो रिसेशन आ रहा है इकोनॉमी में, तो ऐसे टाइम पीरियड जब होते हैं, ठीक है, टफ टाइम जब होता है किसी इकोनॉमी के लिए, किसी कंट्री के लिए, तो ऐसे टाइम पीरियड में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है आरबीआई उसे कम कर देता है, लो कर देता है। क्यों कर देता है? जिससे कि जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है ना, वो अपने बिजनेस को खोले और फिर ज़्यादा बिजनेस जितने अच्छे से वो ग्रो करेगा बिजनेस में। अगर मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उससे हमने 9 लाख रुपये लोन दे दिया, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, ज़्यादा सप्लाई होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिमांड भी हो सकता है कि ज़्यादा क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से हमने समझ लिया डिटेल में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं जिसका नाम है मॉरल सुजान। देखिए मॉरल सुजान में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। मॉरल सुजान में 2 टॉपिक की बात की गई है, एक तो हमारा परसुएशन, एक दूसरा बात किया गया प्रेशर। अगर मैं बात करूँ परसुएशन की, तो परसुएशन मतलब क्या होता है, जब भी आरबीआई एक नॉर्मल इजीली हैंडल कर रहा है किसी भी चीज़ को, इजीली बता रहा है कि नॉर्म्स एंड रेगुलेशन इजीली लागू कर रहा है, ठीक है ना, किसी पे वो डंडा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली किसी पे ठोका ठाके नहीं कर रहा है, किसी को स्पेशली नहीं बोल रहा कि आप ये काम मत करिए, क्या वो वैसे रूल्स बना रहा है और बोल रहा है कि सब बैंकों को तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है ना, ईजिली बोला है, ईजिली हैंडल कर रहा है, ठीक है ना, कोई ऐसी उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाई है, ठीक है ना, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया प्रॉपर, ठीक है, उसने क्या बोला कि मैंने रूल्स बना दिया, अब इनको फॉलो करिए बस, ठीक है ना, तो परस्यूशन बोलते हैं उसे। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक पे रूल्स थोप देती है कि आपको ये काम करना ही करना है, आपको इतना मार्जिन रखना ही रखना है, आपको ये चीज़ रखनी ही रखनी है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। तो हमारा जो हमने इसमें समझा परसेप्शन और प्रेशर का पार्ट। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मॉरल सुजान में यही चीज़ें थी हमारी बेसिक। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब आरबीआई ये बोलता है कि हमें जो क्रेडिट है, जो हमारा जो उधार है, वो उसका वो क्या करता है, सिलेक्टिवली सेलेक्ट करता है कि हमें किस किस को पैसा उधार में देना है। वो सिलेक्टिवली कर देता है कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर को पैसा देना है, कि हमें इसको देना है, हमें उसको देना है, वो मतलब सिलेक्शन करना शुरू करता है कि हमें हमें क्रेडिट आखिर किस किस को देनी है। तो आरबीआई जब अपने रूल्स ऐसे बनाता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर को मना कर देता है वो देने के लिए, लोन देने के लिए, और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बोलता है कि इसे आप लोन दीजिए, इसको फिर आप सब्सिडी दीजिए, इसको आप डिस्काउंट दे दीजिए, इसको आप टैक्स मत बढ़ाइए, इसके रेट आप कम कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर इसके रेपो रेट कम कर दीजिए। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग की बात की गई। राशनिंग मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्या बोलती है कि सामने वाले पर्सन का जो वो है, अगर उसे लगेगा कि ये पर्सन ये इकोनॉमी ग्रोथ करने वाली चीज़ें हैं तो उनको लोन दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होगी बल्कि इकोनॉमी क्या हो रही है, खराब हो रही है, या फिर इकोनॉमी में वो चीज़ें डील आउट नहीं हो सकती, वो चीज़ चल नहीं सकती, आगे की प्रोसेस नहीं कर सकती, उन चीज़ों को मना कर देता है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसी तरीके का हमारा पार्ट होता है। तो आज के लेक्चर में हम आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जहाँ पे हमने क्या क्या समझा, अपने क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई के बारे में जाना है। चलिए लेट्स बाय बाय स्टूडेंट्स।